MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन 251। संविधान में प्राप्त अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। उत्तर बी, किसी भी नागरिक के लिए। क्वेश्चन 252, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। उत्तर ए, संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। क्वेश्चन 253, किस बाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जात के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया था? उत्तर सी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन 254, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। उत्तर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। 255 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, एक बार अधिकार है। सूची सेकंड है, एक बार निबंधन है। इसमें उत्तर ए, कूट सही है। देख लेते हैं। सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(3). सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(3). वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(6). वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(6). विकल्प सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2). अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2). संगम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(4). संगम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(4). अब हम क्वेश्चन 256 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? विकल्प ए, उत्तर ए, टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन 257, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें उत्तर सी, कूट सही है। देख लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। संघ तथा इसका परिक्षेत्र। विचार, अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता। प्रस्तावना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। क्वेश्चन 258 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है, उत्तर डी विकल्प सही है। उत्तर डी विकल्प है। देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय में मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है। ये सही सम्मिलित नहीं है। जो सही सम्मिलित हैं वे देख लेते हैं। ए, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्त स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। बी, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। विकल्प सी, समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। क्वेश्चन 259, प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है। विकल्प बी, दोहरे परिसंकट से। क्वेश्चन 260, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? उत्तर बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन 261, डाट के मामले में अनुच्छेद 21 में रिक्त स्थान के मामले में अनुच्छेद
21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। उत्तर डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन 262 निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? उत्तर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। दोस्तों अब हम टॉपिक 3 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन 263 भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन 264 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? विकल्प डी अनुच्छेद 43 ए। क्वेश्चन 265 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? उत्तर सी ए एवं दोनों। देख लेते हैं, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन 266 निम्नांकित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? विकल्प सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। क्वेश्चन 267 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? उत्तर डी उपरोक्त सभी। देख लेते हैं, ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी। क्वेश्चन 268 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? जो नहीं है देख लेते हैं, एक डी विकल्प एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। जो हैं सो देख लेते हैं, ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। क्वेश्चन 269 भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसमें विकल्प सी सही है। देखते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन 270 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? विकल्प बी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन 271 भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। विकल्प डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन 272 संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? इसमें विकल्प उत्तर सी सही है। देख लेते हैं, 42वां संशोधन। क्वेश्चन 273 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? विकल्प सी मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह। क्वेश्चन 274 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? विकल्प बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 275 भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। विकल्प डी ए तथा सी दोनों। ए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में, बी सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए संविधान की प्रस्तावना में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन 276 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। विकल्प ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 277 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है?
विकल्प बी राज्य का। क्वेश्चन 278, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसमें विकल्प सी सही है। देखते हैं, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 279 देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन 280, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? विकल्प डी देख लेते हैं, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। क्वेश्चन 281, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? विकल्प ए समान आचार संहिता। क्वेश्चन 282, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? विकल्प ए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्वेश्चन 283, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट सी सही है। देख लेते हैं, एक मद्य निषेध। क्वेश्चन 284, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है, डी सूचना का अधिकार। जो सम्मिलित हैं, ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य समान वेतन। क्वेश्चन 285, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? विकल्प ए प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन 286, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? विकल्प सी अस्पृश्यता उन्मूलन। क्वेश्चन 287, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? विकल्प डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। जो हैं मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन 286 पुनः देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? जो नहीं है, विकल्प सी देख लेते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन। जो हैं ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, डी काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें। अब हम क्वेश्चन 288 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? जो तत्व नहीं है, बी देखते हैं, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। जो हैं देखते हैं, एक ग्राम पंचायतों का गठन, सी कुछ मामलों में काम शिक्षा का तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, विकल्प डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। क्वेश्चन 289, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? जो गलत है, विकल्प ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये गलत है। जो सत्य हैं देख लेते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। विकल्प सी भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। विकल्प डी अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 290, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? विकल्प डी के.टी. शाह ने। विकल्प डी के.टी. शाह ने। क्वेश्चन 291, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था? विकल्प डी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। विकल्प डी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 292 देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? विकल्प ए अनुच्छेद 43।
क्वेश्चन 293 संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन 294 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है। विकल्प ए लोकमत का। क्वेश्चन 295 संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? विकल्प डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम टॉपिक 4 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे। क्वेश्चन 296 भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी या था? विकल्प सी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन 297 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। विकल्प ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन 298 निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? विकल्प सी स्वर्ण सिंह समिति की। क्वेश्चन 299 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। विकल्प बी 42वें संशोधन द्वारा। विकल्प बी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 300 निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? विकल्प सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ए बी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। क्वेश्चन 301 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। जो वर्णित हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। ए बी भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। डी हमारी समग्र संस्कृत मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। क्वेश्चन 302 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो नहीं है विकल्प सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये नहीं है। जो हैं देख लेते हैं। ए राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। क्वेश्चन 303 एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है विकल्प सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। विकल्प डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्वेश्चन 304 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है। ए देखते हैं उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। जो सही है देखते हैं। बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। दोस्तों अब हम सरकार की शासन प्रणाली गवर्नेंस देखते हैं। टॉपिक 1 संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन 305 भारतीय संसद के घटक हैं। विकल्प बी राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। क्वेश्चन 306 भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प सी अध्यक्ष। क्वेश्चन 307 संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? विकल्प डी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। क्वेश्चन 308 भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है बी संसदीय पद्धति की सरकार। जो सही हैं देख लेते हैं।
निरपेक्ष राज्य, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। क्वेश्चन 309 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन 310 निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन ए मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण 2 संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कथन ए सही है। देखते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। अब हम क्वेश्चन 311 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? विकल्प सी 1980 के दशक में। क्वेश्चन 312 भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट बी सही है। 1, 2, 3 देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन 313 संसदात्मक शासन व्यवस्था में विकल्प डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन 314 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है बी अध्यक्षात्मक सरकार जो हैं देख लेते हैं। ए संसदात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संघात्मक सरकार। क्वेश्चन 315 गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? विकल्प सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। जो हैं देख लेते सही। ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित विधान में निहित हो, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। अब हम टॉपिक 2 संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम। क्वेश्चन 2 से 16 और 3 से 16 किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? विकल्प डी केसी व्हीयर ने। विकल्प डी केसी व्हीयर ने। क्वेश्चन 3 से 17 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। विकल्प ए भारतीय संविधान से। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 3 से 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रभुत्व वाला परिसंघात्मक संविधान है? विकल्प सी सर आइवर जेनिंग्स ने। सर आइवर जेनिंग्स ने। क्वेश्चन 3 से 19 भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। क्लोज देखते हैं। विकल्प डी केसी व्हीयर। केसी व्हीयर। क्वेश्चन 3 से 20 एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। अपने सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। कूट ए सही है देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देखते हैं। नंबर 1 संघ और राज्यों के बीच संबंध, 2 राज्यों के मध्य संबंध, 3 समन्वय के लिए तंत्र, 4 विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। क्वेश्चन 3 से 21 निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? विकल्प सी इकहरी नागरिकता। क्वेश्चन 3 से 22 कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए चुनिए। कूट इसमें ए सही है देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 3 से 23 देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए भारत एक गणतंत्र है। कारण आर भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों
का विभाजन करता है। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 324 कथन ए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण आर भारत एक संघीय राज्य नहीं है। कूट सी सही है, देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 325 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन का भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण का उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कूट इसमें बी सही है, देखते हैं। दोनों का और का सही हैं, पर का सही स्पष्टीकरण बड़ा का नहीं है। क्वेश्चन 326 निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग या ढंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। विकल्प डी ए के अय्यर, विकल्प डी ए के अय्यर। क्वेश्चन 327 संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करता है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। विकल्प सी संसद के दोनों सदनों में। क्वेश्चन 328 निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसमें विकल्प बी एकल कार्यपालिका। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 329 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या हैं। विकल्प डी ऊपर वर्णित सभी सही हैं, देख लेते हैं। ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अब हम टॉपिक 3 केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। क्वेश्चन 330 सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। विकल्प डी केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन 331 निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। विकल्प सी उपरोक्त कोई नहीं। उपरोक्त कोई नहीं जो हैं देख लेते। पुनः प्रश्न देखते हैं। 331 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इसमें विकल्प डी उपरोक्त कोई नहीं। जो टॉपिक दिए गए देख लेते हैं। ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना। बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना। सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुत करना। अब हम क्वेश्चन 332 देखते हैं। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। विकल्प सी समवर्ती सूची में। क्वेश्चन 333 निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। जो सही विशेषता नहीं है विकल्प सी शक्तियों का केंद्रीकरण जो है देख लेते हैं। ए परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। डी उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। क्वेश्चन 334 केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। विकल्प सी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 335 भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। उत्तर विकल्प ए भाग 11 और अध्याय 1। क्वेश्चन 336 निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। विकल्प सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्वेश्चन 337 सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। विकल्प डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। क्वेश्चन 338 भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट डी सभी चारों देख लेते हैं। 1 संवैधानिक प्रावधानों पर। 2 परंपराओं तथा व्यवहारों पर। 3
न्यायिक व्याख्याओं पर, 4 बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। क्वेश्चन 339 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। कारण आर, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत निम्न में से कौन सा सही है? कूट, इसमें ए सही है, देख लेते हैं। ए और आर दोनों अपनी जगह सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अब हम टॉपिक 4 अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशंस देखते हैं। 340 क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? विकल्प बी 60 दिन तक। क्वेश्चन 341 कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। उत्तर डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। क्वेश्चन 342 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? विकल्प डी बिना किसी राज्य की सहमति से। टॉपिक 5 या 5 आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। क्वेश्चन 343 स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? विकल्प डी कभी नहीं। क्वेश्चन 344 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। नीचे दिए कूट से उत्तर चुनिए। कूट सी सही है, 1, 2, 3 देखते हैं। नंबर 1 युद्ध के कारण, 2 विदेशी आक्रमण के कारण, 3 सशस्त्र विद्रोह के कारण। क्वेश्चन 345 संसद द्वारा संकट काल या इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? उत्तर बी 1 माह। विकल्प बी 1 माह। 346 क्वेश्चन आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? विकल्प डी संसद द्वारा। क्वेश्चन 347 भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? विकल्प डी कभी नहीं। क्वेश्चन 348 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? विकल्प सी आंतरिक शांति को खतरा। जो हैं देख लेते हैं। ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, डी सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन 349 निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसमें उत्तर बी सही है, देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन 350 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? विकल्प सी पेप्सू में। विकल्प सी पेप्सू में। क्वेश्चन 351 संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की सख्त नियत है? विकल्प डी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 352 भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? विकल्प सी 3। क्वेश्चन 353 लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है? इसमें विकल्प ए सही है, देख लेते हैं। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम टॉपिक संसद पार्लियामेंट देखते हैं।
टॉपिक 1 संरचना एवं कार्यप्रणाली स्ट्रक्चर एंड इट इज फंक्शन। क्वेश्चन 354 निम्नलिखित में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? विकल्प ए पॉल एपी लबी रिपोर्ट। विकल्प ए पॉल एपी लबी रिपोर्ट। क्वेश्चन 355 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण आर भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट विकल्प डी सही है, देख लेते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 356 भारत की संसद में शामिल हैं। विकल्प डी उपयुक्त सभी, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्वेश्चन 357 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विकल्प बी 14 दिनों तक। क्वेश्चन 358 यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह विकल्प सी मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन 359 भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? विकल्प डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। क्वेश्चन 360 भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। जो सही है देख लेते हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। क्वेश्चन 361 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। कारण आर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 362 कथन ए संसद भारतीय राजनीतिक प्रणाली का केंद्र है। कारण आर भारतीय संविधान संसद को सर्वोपरि शक्तियाँ देता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कूट ए सही है, देखते ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 363 देखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1919 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। विकल्प डी 18 वर्ष। क्वेश्चन 364 भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? विकल्प डी उपरोक्त किसी का नहीं। विकल्प दिए गए नियंत्रक ए तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री। अब 365 क्वेश्चन लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। विकल्प सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 366 देखते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? विकल्प बी संसद। 367 क्वेश्चन संसद में शून्यकाल का समय है। विकल्प डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। क्वेश्चन 368 संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। विकल्प बी किसी भी स्थिति में। 369 क्वेश्चन संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट इसमें डी सभी चारों सही है, देख लेते हैं। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु दो संबंधित
राज्य की सहमति से 3 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में 4 राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। क्वेश्चन 370 लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करेगा? उत्तर ए तथा बी सही हैं, देख लेते हैं। ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद। ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद। क्वेश्चन 371 कथन ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण आर इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। कूट ए देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्यवस्था है या व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 372 देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? विकल्प बी 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? विकल्प बी 2 बार। 373 क्वेश्चन भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? विकल्प डी संसद में। क्वेश्चन 374 कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे विकल्प बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन 375 जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? विकल्प ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 376 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है बी देख लेते हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन 377 भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी 2 तथा 4 देख लेते हैं। 2 राज्यसभा प्रस्तावित पारित करे कि ऐसा कानून राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। 4 राष्ट्रीय आपातकाल हो। क्वेश्चन 378 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में नहीं है? जो नहीं है विकल्प डी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। जो है देख लेते हैं। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। बी राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 379 देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप में से प्राप्त हैं? इसमें विकल्प बी सही है, देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तीसरा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। क्वेश्चन 380 भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? विकल्प ए संसद को। 381 क्वेश्चन नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? विकल्प बी संसद को। क्वेश्चन 382 निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। जो सही है तो देख लेते हैं। ए संसद विधि द्वारा एक
नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 383, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। विकल्प सी, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन 384, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। इसमें विकल्प सी सही है, देख लेते हैं। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। क्वेश्चन 385, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। विकल्प बी, द्वितीय वाचन के समय। क्वेश्चन 386, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं। विकल्प ए, संसद में। 387 क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट डी 1, 2, 3, 5 देख लेते हैं। नंबर 1, बजट का प्रस्तुतिकरण। नंबर 2, बजट पर चर्चा। नंबर 3, विनियोग विधेयक को पारित करना। नंबर 5, वित्त विधेयक को पारित करना। क्वेश्चन 388, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। विकल्प डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन 389, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। विकल्प सी, साधारण विधेयक। क्वेश्चन 390, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। विकल्प ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन 391, कथन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। कारण आर, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 393 देखते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सभी चारों देख लेते हैं। नंबर 1, लोकसभा के अध्यक्ष। 2, लोकसभा के उपाध्यक्ष। 3, लोकसभा के महासचिव। 4, राज्यसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन 394, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। उत्तर ए, भारत की। क्वेश्चन 395, वह कौन सा विधेयक है जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया। विकल्प बी देखते हैं, दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। क्वेश्चन 396, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। 1, 3, 1, 2, 3। 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा। अब हम टॉपिक 2 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पर चलते हैं, देखते हैं। 397 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं। विकल्प डी, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। क्वेश्चन 398, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। विकल्प सी, 12। क्वेश्चन 399, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। विकल्प डी, विधान परिषद। क्वेश्चन 400, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। इसमें विकल्प बी, 14 दिन तक। क्वेश्चन 401,
भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। विकल्प डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। 402 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? विकल्प सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन 430, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प ए, 12। 404 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। कूट डी 1, 3, 4 देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 3, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन 4 से 5, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? विकल्प डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। जो सही है देख लेते हैं। ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बी, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की 30 से 5 वर्ष तक पदभार रहेंगे। सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। क्वेश्चन 4 से 6, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। इसमें उत्तर सी सही है, देख लेते हैं। कूट सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन 4 से 7, भारत का राष्ट्रपति चुनाव में किसके द्वारा संचालित किया जाता है? विकल्प डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। हेलो दोस्तों, अब हम 4 से 8 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कूट बी सही है, देख लेते हैं। 2 सही है। 2, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन 4 से 9, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो आवश्यक नहीं है बी, देख लेते हैं। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है आयु 35 वर्ष हो। सी, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। डी, देश का नागरिक हो। क्वेश्चन 4 से 10, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु विकल्प सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्वेश्चन 4 से 11, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? विकल्प ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश। क्वेश्चन 4 से 12, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। विकल्प सी, महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन 4 से 13, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? विकल्प बी, 14 दिन। क्वेश्चन 4 से 14, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। विकल्प बी, 6 माह में। क्वेश्चन 4 से 15, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण आर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को संवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 4 से 16, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट सी सही है। 1 और 3 देख लेते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष। 3, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री।
और एक वित्त आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन 417 संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? विकल्प सी अनुच्छेद 53। क्वेश्चन 418 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। विकल्प बी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 419 निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? विकल्प ए भारत का राष्ट्रपति। 420 लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। विकल्प बी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्वेश्चन 421 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? विकल्प ए राष्ट्रपति द्वारा। 422 क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? विकल्प डी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। दोस्तों, हमारा वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।